चांद ही बदल दे। इसलिए अभी हाल में ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो अभी मीटिंग हुई है, जिसमें डॉक्टर कामत हमारे डीआरडीओ के यहाँ पर चेयरमैन, DDNRD सेक्रेटरी भी बैठे हैं, वो भी मौजूद थे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो मेरी चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई, उसमें भी हमने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के अनेक इफेक्टिव स्टेप्स उठाए हैं। और मैं जानता हूं कई हमारे सहयोगी ने कहा कि साहब ये कुछ जोखिम भरे कुछ ये कदम है। मैंने कहा हम एक बार एक्सपेरिमेंट इस काम को करेंगे, तो उसमें मेजर रिफॉर्म हमने किए हैं। और हमने स्टार्टअप्स से प्रोक्योरमेंट करने के लिए कास्टिंग, पेमेंट टर्म्स और एलिजिबिलिटी आदि को काफी लिबरलाइज कर दिया है। हां, इस बात को मैंने जरूर कहा है, जिस तरीके से इसको लिबरलाइज हम लोगों ने किया है, 1 साल के बाद फिर से हमको समीक्षा करनी चाहिए और करेंगे समीक्षा। और आज तो स्टार्टअप्स के बारे में ये बतलाते हुए मुझे खुशी होती है कि जहां पर 2014 के पहले बामुश्किल 300, 400, 500 स्टार्टअप्स हमारे देश में हुआ करते थे, आज उनका नंबर 1 लाख से अधिक हो गया है। साथियों, वर्तमान समय में दुनिया जिन हालातों से गुजर रही है, आप सब भी आकलन करते हैं कि टेक्नोलॉजी हर मामले में एक बड़ा वैरियर बनकर उभरी है। टेक्नोलॉजी एक बड़ी योद्धा बनकर उभरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मार्ट वेपन्स, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर जैसी भविष्य की चीजों में वही देश आगे बढ़ सकते हैं जो अपने यहां टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम इन्वेस्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आप नई चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार आपको सफलता मिलती है, तो कई बार आपको असफलता भी मिलती है। लेकिन लगातार प्रयासों के माध्यम से यदि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूत बनते जाते हैं, तो यह लॉन्ग टर्म में यानी आने वाले 20-25 सालों में भारत को इतनी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जिसकी कल्पना भी किसी ने कभी नहीं की होगी। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए हम डीआरडीओ के तत्वावधान में डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी लेकर आए हैं, जिसे शॉर्ट टर्म में TDF कहते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के पीछे भी हमारा यही उद्देश्य है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी स्टार्टअप्स के माध्यम से इनोवेशन को इनवाइट किया है। यहां मैं विशेष रूप से आईडेक्स का जिक्र करना चाहूंगा। साथियों, आईडेक्स डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री का एक यह अनूठा कदम है, इनोवेटिव कदम है। आईडेक्स डिफेंस एंड एरोस्पेस में इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। और आईडेक्स की सफलता के बाद हम आईडेक्स प्राइम भी लेकर आए। आईडेक्स की सफलता के बाद हम आईडेक्स प्राइम भी लेकर आए, जिसके अंतर्गत डिफेंस सेक्टर में लगातार बढ़ते स्टार्टअप्स की मदद के लिए 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करेंगे। ये बहुत बड़ा जंप है। साथियों, सरकार ने डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन करने के लिए डिफेंस बजट का 75%, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा साथियों, सरकार ने डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन करने के लिए डिफेंस बजट का 75%, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सालाना है, स्थानीय कंपनियों से यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से खरीद करने के लिए आरक्षित कर दिया है। इसको रिजर्व कर दिया है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही खरीदा जाएगा। और यह डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने की दिशा में मैं समझता हूं कि एक मेजर स्टेप है। ये बहुत बड़ा यह प्रयास है। और इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अब तक, या ध्यान से सुनिएगा, इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अब तक 4,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैपिटल एक्विजिशन को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा चुका है। 1 साल की बात मैं कर रहा हूं। 4,35,000, 4,35,000 का। और रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक के अचीवमेंट्स
ने केवल एक नींव बनाई है, एक फाउंडेशन बनाई है, और आने वाले 5 वर्षों में हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हमारा उद्देश्य है कि 2028-29 तक हमारा एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ रुपए को टच करे, और साथ ही हमारा सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट वो 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए, यह टारगेट हम लोगों ने निर्धारित किया है। हमारा लक्ष्य यह भी है कि हम भारत में एरो इंजन्स और गैस टरबाइंस जैसे हाई एंड सिस्टम को आने वाले 5 वर्षों में भारत में ही हम बनाएं। यह लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि एरो इंजन्स और गैस टरबाइंस जैसे हाई एंड सिस्टम्स को आने वाले 5 वर्षों में हम भारत में ही बनाएं। और अब यह लक्ष्य कोई साधारण लक्ष्य तो है नहीं, और हो भी क्यों, जब इस देश के युवाओं की क्षमता और लगन असाधारण है, और यह मैं ही नहीं महसूस कर रहा हूं, अब दुनिया के विकसित देशों के, डेवलप्ड कंट्रीज के लोग भी इसे महसूस करते हैं। जब इस देश की सरकार की इंटेंशन एकदम साफ सुथरी है, तो साधारण लक्ष्य निर्धारित करने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। आने वाले 5 वर्षों में हम असाधारण लक्ष्यों की ओर बढ़ने की रोमांचक यात्रा तय करेंगे, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, इस बार के बजट पर यदि हम ध्यान आपने दिया होगा यदि, तो आप पाएंगे कि इस बार भी डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन हुआ है। सबसे ज्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री के बजट को बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है, जो कुल बजट का मोर देन 13% होता है। सरकार के पास अब ना तो पैसे की कमी है, अब केवल पैसे से काम नहीं चलता, नीयत चाहिए, इंटेंशन चाहिए, करने का जज्बा चाहिए। तो न तो भारत के पास पैसे की कमी है, और न तो भारत के पास नीयत की कमी है, और न तो भारत के पास जज्बे की कमी है, न तो भारत के पास जोखिम उठाने के साहस की कमी है। सीमाओं पर, बॉर्डर्स का जहां तक सवाल है, बॉर्डर्स पर गहराती चुनौतियों के साथ साथ बॉर्डर के चैलेंजेस से आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के मौजूदा बदलते हालातों के मद्देनजर इस डिफेंस बजट को बढ़ाया गया। यह कदम भारत सरकार की लॉन्ग टर्म अप्रोच, लॉन्ग टर्म सोच को यह दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही हम सेनाओं में अग्निपथ एक नई योजना लेकर सामने आए। उस पर लोगों का समर्थन भी हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। सेनाओं में ज्यादा से ज्यादा देश की युवा शक्ति की भागीदारी हो, यह हमारी सोच थी। यूथफुलनेस हमारी आर्मी में बढ़े, इसलिए लाए हैं, और इसलिए भी लेकर आए हैं ताकि आने वाले समय में हमारी सेना दुनिया की सर्वोच्च सैन्य शक्तियों में से एक हो। और इस सोच के साथ और इसी विजन के साथ हम सब ने तीनों ही सेनाओं में अग्निवीरों को शामिल करने की प्राथमिकता दी है। और इस बड़े बदलाव से एडजस्ट करने में थोड़ा समय, मैं मानता हूं, अवश्य लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में यह बदलाव किस तरह से हमारी सेना को पहले की कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत बनाएगा। साथियों, अब तक मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, रेगुलेशन और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में लॉन्ग टर्म गेन पर आपसे बात की है, लेकिन नारी सशक्तिकरण के मुद्दे को मैं नहीं छोड़ना चाहता। नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर अभी तक, अब हमको बात यदि हम न करें तो मैं समझता हूं शॉर्ट टर्मिज्म और लॉन्ग टर्मिज्म की यह बात शायद अधूरी रह जाएगी। जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत, जिसमें कि महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में रिजर्वेशन दिया गया है, हमने महिलाओं को वर्षों से लंबित उनका एक पॉलिटिकल राइट, एक राजनीतिक अधिकार जो मिल जाना चाहिए था, उसे हम लोगों ने प्रदान किया है। और भारत में हर क्षेत्र में आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। एक रक्षा मंत्री होने के नाते मैं इस बात को और भी अधिक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सेना में महिलाओं की भूमिका निरंतर दिनों दिन सशक्त हो रही है, तथा आने वाले दिनों में यह और मुखर रूप से सामने आपको दिखाई देगी।
26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आपने हमारी नारियों की प्रभावी भागीदारी को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से आपने देखा होगा। इसके अलावा साथियों, हमने जन कल्याणकारी योजनाओं को बड़े उचित ढंग से जनता में पहुंचाने का भी काम किया है। हमने रेवड़ी कल्चर पर फोकस नहीं किया। हमने लोगों को मिक्सर या कलर टीवी देने का वादा नहीं किया, बल्कि हमने इस देश की ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट किया है। प्रधानमंत्री जी का यही विजन रहा कि हमें भारत की जनता को रेवड़ी कल्चर के नाम पर अकर्मण्य नहीं बनाना, बल्कि हमें अपने मेहनती और युवा यंग ह्यूमन रिसोर्स पर हमें मैक्सिमम जितना कर सकते हैं हमको इन्वेस्ट करना है, ताकि वह भविष्य में भारत के विकास की जिम्मेदारी उठा सकें। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार अलग अलग मंचों से भी इस बात का जिक्र किया है कि हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आने वाले 1000 वर्षों तक भारत को ही नहीं, सारी दुनिया को एक दिशा दे सके। इसलिए यह बात बड़े विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि हमारी सरकार पिछले सिर्फ 5 वर्षों की सरकार नहीं है। हमारी सरकार सिर्फ 5 वर्षों की सरकार नहीं है, बल्कि हम 1000 वर्षों के दृष्टिकोण को रखकर काम करने वाली सरकार है। साथियों, यह प्रधानमंत्री जी का ही लॉन्ग टर्म विजन है, यह उनका पॉलिटिकल करेज है। यह सब करने के लिए पॉलिटिकल करेज चाहिए कि उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी के कंस्ट्रेंट्स को ट्रांसेंड करते हुए एक ऐसी अर्थव्यवस्था निर्मित की है जो उनके तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी। और मैं समझता हूं चौथे कार्यकाल के बारे में भी किसी को संदेह नहीं होगा। और जब मैं यहां अर्थव्यवस्था कह रहा हूं तो मेरा मतलब उसके माध्यम से देशवासियों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी सुख शांति, देशवासियों के बीच आपसी सौहार्द यानी भाईचारा, और इसके साथ साथ कल्चरल प्रोग्रेस, सांस्कृतिक उन्नति आदि सभी इसमें शामिल हैं जो बात मैं कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार उनके तीसरे टर्म में इसी प्रकार देश के नागरिक के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, जिस पर हम अब तक रहे हैं। साथियों, हम इस देश के हर वर्ग को अपने साथ लेकर, कभी कभी हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का भी आरोप लगता है, इस देश में हर वर्ग को साथ लेकर इस देश की विकास की यात्रा को हम पूरी करेंगे और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड कंट्री के रूप में स्टैब्लिश करके ही रहेंगे, ऐसा हम लोगों का संकल्प है। मैं फर्स्ट पोस्ट से जुड़े आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया और बेबाक होकर इन विषयों पर मैंने यहां पर आप लोगों के सामने अपनी बात रखी। अंत में इस समिट की सफलता के लिए अपने हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।